कल्पना कीजिए, मॉनसून की वो बारिश जो जीवन देती है, अचानक कुछ ही घंटों में इतनी भयानक हो जाए कि सब कुछ तबाह कर दे। सितंबर 2025 के मध्य में उत्तराखंड में कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला। आज हम उत्तराखंड में हाल ही में हुई इन घटनाओं पर, मतलब ये जो बादल फटने और भीषण बारिश की बात हो रही है, इस पर गहराई से नजर डालेंगे। हमारे पास ना इस पर एक पूरी विश्लेषण रिपोर्ट है। इसमें कई समाचार लेख, सरकारी डेटा और जमीनी रिपोर्टें शामिल हैं। हमारा मकसद है इन घटनाओं के ताने बाने को समझना। आखिर क्या हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ और इसका असर कितना गहरा रहा। तो चलिए इस विश्लेषण के जरिए स्थिति को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जो घटनाएं हुई, इनका एक मोटा मोटा खाका क्या था? मतलब मध्य सितंबर 2025 की बात है ये। जी, मध्य सितंबर की। उत्तराखंड के कई जिले थे, खास तौर पर देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग भी। इन जगहों पर बादल फटने और बहुत भारी बारिश की घटनाएं हुई। अच्छा। हाँ, और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। ये कुछ हफ्तों में फैली हुई घटनाओं की एक, कह सकते हैं, एक श्रृंखला थी। और नतीजा लगभग हर बार एक जैसा ही था। अचानक आने वाली बाढ़, जिसे हम फ्लैश फ्लड कहते हैं, साथ में भारी मात्रा में मलबा और मिट्टी का बहाव, मतलब डेब्री फ्लोज, और कई जगहों पर भूस्खलन भी। इसका सीधा सीधा असर हुआ लोगों के घरों पर, होटलों पर, दुकानों, सड़कों पर। ये सब या तो बह गए या बुरी तरह टूट गए। यानी ये तबाही अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर आई, ऐसा नहीं कि सब एक साथ हुआ। नहीं, एक साथ नहीं। जैसे आपने सुना होगा 15-16 सितंबर के आसपास देहरादून के कुछ इलाके। हाँ, शेस्त्रधारा का नाम आ रहा था बार बार, तमसा नदी के किनारे। बिल्कुल, शेस्त्रधारा, तमसा नदी के किनारे, वहां काफी नुकसान हुआ। अचानक बाढ़ आई, बादल फटने जैसी स्थिति बनी, दुकानें, गाड़ियां बह गईं, पुल टूट गए और दुखद है पर जाने भी गईं। और ये सिर्फ देहरादून की बात नहीं थी, आप कह रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे पहले भी अगस्त की शुरुआत से ही उत्तरकाशी के कुछ इलाके जैसे धारचूला, हरसिल, हाँ, वहां से भी खबरें थी। वहां भी विनाशकारी बाढ़ और शायद बादल फटने की घटनाएं हुई थी। और वहां तो अगस्त सितंबर में भी स्थिति गंभीर बनी रही। वहां तो अस्थायी झीलें बनने की खबरें थी और लगातार मलबा बह रहा था। और फिर चमोली का भी जिक्र आया था, शायद 17-18 सितंबर के आसपास। जी हाँ, चमोली जिले में नंदनगर ब्लॉक है, वहां कुंत्री, लगफली जैसे कुछ गांव हैं। वहां भी एक बहुत शक्तिशाली बादल फटने की घटना हुई। कई घर मलबे में दब गए। ओह, बहुत बुरा हुआ। बहुत, कई लोगों की मृत्यु हुई और काफी लोग लापता भी बताए गए। तो आप देख सकते हैं कि ये एक बड़े इलाके में फैली हुई घटनाएं थी, लेकिन हर जगह का असर लोकल था और केंद्रित था। इसीलिए अलग अलग दिनों में अलग अलग जिलों से खबरें आती रही, स्थिति लगातार बदल रही थी। इन घटनाओं का जो मानवीय पहलू है वो सबसे दुखद है। दर्जनों लोगों की जान जाने की खबरें आईं। हालांकि शुरुआती आंकड़ों में कुछ फर्क भी देखने को मिला है ना। हाँ, ये अक्सर होता है ऐसी आपदाओं में। शुरुआती जानकारी हमेशा थोड़ी बिखरी हुई होती है। जी। जैसे देहरादून में मरने वालों की संख्या शुरू की रिपोर्ट्स में कहीं 15-16 बताई गई, कहीं 20 तक। अच्छा। चमोली में भी कई मौतें हुई, कई लोग लापता थे, जहां बचाव कार्य कई दिनों तक चला। आंकड़ों में ये जो फर्क आता है ना, ये स्वाभाविक है, क्योंकि घटनाएं तेजी से घट रही होती हैं, प्रभावित इलाकों तक पहुंचना मुश्किल होता है। सही बात है। और अलग अलग जिलों का प्रशासन अपनी अपनी रिपोर्टें अलग अलग समय पर जारी करता है। धीरे धीरे जब राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े जमा होते हैं, तब तस्वीर ज्यादा साफ होती है। मौतों के अलावा विस्थापन की, लोगों के फंस जाने की समस्या भी बहुत बड़ी थी। सैकड़ों लोग बेघर हो गए होंगे या कहीं फंस गए होंगे। बिल्कुल, और सड़कें, पुल टूट गए थे कई जगह। हाँ, उससे तो गांव बिल्कुल कट जाते होंगे। हाँ, कई गांव अलग थलग पड़ गए। इससे न केवल प्रभावित लोगों तक पहुंचना मुश्किल हुआ, बल्कि बचाव और राहत कार्यों में भी भारी दिक्कतें आईं। तो ये दिखाता है कि आपदा का असर सिर्फ जान माल के तात्कालिक नुकसान तक ही सीमित नहीं रहता, उसके बाद की चुनौतियां भी बहुत बड़ी होती हैं। चलिए अब थोड़ा कारणों पर आते हैं। ये बादल फटना या क्लाउड बर्स्ट, ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, खासकर पहाड़ों के संदर्भ में। तकनीकी रूप से इसका मतलब क्या है और ये मैदानों की भारी बारिश से अलग कैसे? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, क्लाउड बर्स्ट असल में मौसम विज्ञान का एक टर्म है। इसका मतलब है एक बहुत छोटे भौगोलिक दायरे में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा, मतलब अत्यधिक तीव्र बारिश। कितना ज्यादा, कोई अंदाजा? पहाड़ी इलाकों में इसका मतलब होता है अक्सर कुछ ही घंटों के अंदर 100 से 150 मिलीमीटर या उससे भी कहीं ज्यादा बारिश। बाप रे, कुछ घंटों में इतना पानी? हाँ, कल्पना कीजिए,
इतना सारा पानी जब एक साथ एक छोटे से इलाके पर गिरेगा, खासकर जहां ढलानें बहुत खड़ी हों, तो वो रुकेगा नहीं, तेजी से नीचे आएगा। बिल्कुल, वो पानी जमीन में सोखने या धीरे धीरे बहने के बजाय तेजी से नीचे की ओर भागता है। और इसी तेजी से भागते पानी में फिर वो विनाशकारी शक्ति आ जाती होगी। एकदम सही। जब इतनी ज्यादा मात्रा में पानी खड़ी ढलानों से तेजी से नीचे आता है तो उसमें जबरदस्त गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी पैदा हो जाती है। ये ऊर्जा इतनी होती है कि रास्ते में आने वाली हर चीज, पत्थर, मिट्टी, पेड़, यहाँ तक कि इमारतें, सबको बहा ले जा सकती है। अच्छा। यही अचानक आने वाली बाढ़ और मलबे के प्रवाह का मुख्य कारण बनता है। और ये मैदानों की भारी बारिश से इसीलिए अलग है क्योंकि मैदानों में पानी को फैलने के लिए ज्यादा जगह मिलती है और ढलानें भी कम होती हैं। आपने पहाड़ों की ढलानों का जिक्र किया। क्या पहाड़ों की जो बनावट है उसका भी इसमें कोई रोल होता है? आपने पहले एक शब्द इस्तेमाल किया था, ओरोग्राफी। हाँ, ओरोग्राफी यानी पहाड़ों की बनावट, इसका इसमें एक अहम रोल है। इसे ऐसे समझिए, जब बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से नम हवाएं चलती हैं और हिमालय के पहाड़ों तक पहुंचती हैं, तो पहाड़ उन्हें ऊपर उठने पर मजबूर करते हैं। अच्छा, रोकते हैं एक तरह से। रोकते हैं और ऊपर उठाते हैं। अब जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है वो ठंडी होती जाती है और ठंडी हवा में नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। तो नतीजा ये होता है कि हवा अपनी सारी नमी को बारिश के रूप में वहीं छोड़ देती है और जहां खड़ी ढलानें होती हैं वो इस प्रक्रिया को और तेज कर देती हैं। एक ही जगह बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। अच्छा। इसी को ओरोग्राफिक लिफ्टिंग कहते हैं और ये पहाड़ों में तीव्र बारिश का एक मुख्य कारण है। तो ये सब देखते हुए क्या मौसम विभाग ने इस तरह की भारी बारिश की कोई चेतावनी जारी की थी? कोई अलर्ट था? हाँ, बिल्कुल। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD और दूसरी संबंधित एजेंसियां लगातार इस अवधि के दौरान उत्तराखंड के कई हिस्सों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रही थीं। रेड अलर्ट भी था शायद कुछ इलाकों के लिए। हाँ, कुछ इलाकों के लिए रेड अलर्ट भी था। मौसम के जो मॉडल होते हैं और जो रडार इमेजरी होती है वो लगातार भारी वर्षा के संकेत दे रहे थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो व्यापक नमी और अस्थिरता का माहौल था उसी ने इन स्थानीय तीव्र बादल फटने की घटनाओं के लिए जमीन तैयार की। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है मेरे मन में, क्या ये तबाही सिर्फ मौसम के मिजाज और पहाड़ों की बनावट का ही नतीजा है? क्योंकि अक्सर ऐसी आपदाओं के बाद हम सुनते हैं कि इंसानी गतिविधियां जैसे निर्माण कार्य, मलबे के ढेर और नदी नालों के किनारे अतिक्रमण, इन्होंने भी स्थिति को और बिगाड़ा। क्या इस विश्लेषण में इस पहलू पर भी कुछ रोशनी डाली गई है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। विश्लेषण और पिछली कई आपदाओं के अध्ययन एक स्पष्ट और चिंताजनक पैटर्न की ओर इशारा करते हैं। ये घटनाएं सिर्फ प्राकृतिक आपदाएं नहीं हैं, इनमें मानव निर्मित कारकों का बड़ा हाथ है। जैसे कि सड़क निर्माण या दूसरी परियोजनाओं से निकला मलबा, जिसे लापरवाही से ढलानों पर या नदी नालों के पास फेंक दिया जाता है। हाँ, ये तो देखा है कई जगह। और खास तौर पर पानी के जो प्राकृतिक बहाव के रास्ते हैं उन पर किया गया अतिक्रमण या निर्माण, ये चीजें बारिश के विनाशकारी प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती हैं। जब आप कहती हैं कि कई गुना बढ़ा देती हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये कैसे काम करता है? मलबा या अतिक्रमण कैसे असर डालते हैं? देखिए, होता ये है कि जब भारी बारिश होती है तो ये मलबा बहकर प्राकृतिक नालों या छोटी नदियों में जमा हो जाता है और उनके रास्ते को ब्लॉक कर देता है। अच्छा, मतलब पानी का रास्ता रुक गया। हाँ, अब जब पानी का प्राकृतिक रास्ता रुक जाता है तो वो या तो किनारों को तोड़कर आसपास के रिहायशी इलाकों या खेतों में घुस जाता है या फिर पीछे जमा होता रहता है और फिर दबाव बढ़ने पर अचानक तेजी से आगे बढ़ता है। तो वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। बिल्कुल, और ज्यादा तबाही होती है। इसी तरह अगर नदी के बहाव क्षेत्र में ही मतलब फ्लड प्लेन में ही निर्माण कर लिया गया है तो बाढ़ आने पर वो इमारतें तो सीधे पानी के चपेट में आ जाती हैं। कई NGOs ने, खोजी पत्रकारों ने इसे उत्तराखंड की आपदाओं में एक रिस्क मल्टीप्लायर यानी जोखिम बढ़ाने वाले कारक के रूप में बार बार उजागर किया है। ये छोटी घटनाओं को भी बड़ी आपदा में बदल सकता है। यानी ये जो अनियोजित विकास है और मलबे का सही प्रबंधन न होना, ये एक तरह से आपदा को न्योता दे रहा है। एक हद तक ये कहा जा सकता है। हाँ,
हमने देखा कि घाटी के निचले हिस्सों में या नदी के किनारों पर बने कई होमस्टे, होटल, दुकानें, जैसे धारचूला और हरसिल में। हाँ, उन इलाकों ने इन घटनाओं में या तो पूरी तरह तबाह हो गए या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। ये दिखाता है कि कहाँ निर्माण होना चाहिए और कहाँ नहीं। इसके नियमों का या तो पालन नहीं हो रहा या फिर शायद नियम ही मौजूदा खतरों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। इतनी बड़ी तबाही के बाद जाहिर है बचाव और राहत कार्य भी बहुत चुनौतीपूर्ण रहे होंगे। इस मोर्चे पर क्या जानकारी मिली? बिल्कुल, पहाड़ी इलाकों में ऐसी आपदाओं के बाद बचाव कार्य हमेशा बहुत मुश्किल होते हैं। सबसे पहले पहुंचने वालों में एसडीआरएफ यानी राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, हाँ, एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, स्थानीय पुलिस, सेना और आईटीबीपी के जवान शामिल थे। उन्होंने वाकई बहुत कठिन परिस्थितियों में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को निकालने और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया। और हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल हुआ था शायद। हाँ, जहां मौसम ने साथ दिया वहां फंसे हुए लोगों को निकालने और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया गया। कई जगहों पर अस्थायी राहत शिविर और मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए थे। और सरकारी स्तर पे क्या प्रतिक्रिया रही? मुख्यमंत्री, राज्य सरकार? हाँ, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री समेत ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और तत्काल राहत कार्यों के साथ साथ नुकसान का आकलन करके पुनर्निर्माण की योजना बनाने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार की एजेंसियां भी, खासकर गृह मंत्रालय, राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाकर सहायता पहुंचाने में सक्रिय रहीं। तो ये एक मल्टी लेवल एफर्ट था जिसमें कई एजेंसियां शामिल थीं। तो अब जब बचाव कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं और स्थिति थोड़ी संभल रही है, क्या तस्वीर पूरी तरह साफ है या अभी भी कुछ अनिश्चितताएं या जांच के पहलू बाकी हैं? कुछ चीजें हैं जिन पर अभी भी पूरी स्पष्टता आनी बाकी है, जैसा हमने पहले बात की थी। आंकड़ों की? हाँ, हताहतों और लापता लोगों की अंतिम संख्या, उसको सत्यापित करने में थोड़ा और समय लग सकता है। स्थानीय प्रशासन और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के शुरुआती आंकड़ों में कभी-कभी जो अंतर होता है उसे बाद में मिलाया जाता है। ये सामान्य प्रक्रिया है। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वो है जल विज्ञान यानी हाइड्रोलॉजी से जुड़ा। वो कैसे? कुछ प्रभावित जगहों पर नदी के ऊपरी हिस्सों में भारी मलबे के जमा होने से अस्थायी झीलें या कह लीजिए प्राकृतिक बांध जैसी स्थिति बनने की खबरें थीं। अरे, ये तो और खतरनाक हो सकता है। हाँ, इन अस्थायी ढांचों के टूटने का खतरा बना रहता है। अगर ये टूट जाए तो नीचे के इलाकों में अचानक फिर से बाढ़ आ सकती है। इसलिए इन पर लगातार निगरानी रखना बहुत जरूरी है। और क्या हर घटना के पीछे का सटीक कारण पता चल गया है? मतलब सिर्फ बादल फटा या कुछ और भी था? पूरी तरह से नहीं, हर एक घटना की अपनी विशिष्टता हो सकती है। यह जांच अभी भी चल रही है कि किस जगह पर तबाही सिर्फ तीव्र बादल फटने से हुई, कहाँ भूस्खलन के कारण बने अस्थायी बांध के टूटने का भी योगदान था, जिसे LDOFs कहते हैं। LDOF? लैंडस्लाइड डैम आउटबर्स्ट फ्लड। अच्छा। या क्या कुछ मामलों में ऊंचाई वाले इलाकों में ग्लेशियर से जुड़ी कोई प्रक्रिया भी शामिल थी? इन सब के विस्तृत वैज्ञानिक विश्लेषण की जरूरत होती है और उसमें समय लगता है। तो इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो हम क्या मुख्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं? उत्तराखंड की ये हालिया आपदाएं किन चीजों का नतीजा थी? संक्षेप में कहें तो यह एक बेहद दुखद संयोजन था। एक तरफ मौसम का चरम मिजाज यानी बादल फटने जैसी तीव्र वर्षा की घटनाएं, दूसरी तरफ इस क्षेत्र का संवेदनशील भूगोल मतलब खड़ी ढलानें जो पानी के बहाव को खतरनाक बनाती हैं, और तीसरा और शायद सबसे चिंताजनक मानवीय कारक। ये मानवीय कारक वाली बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। निर्माण गतिविधियां, अतिक्रमण, मलबे का सही प्रबंधन न होना, ये सब मिलकर जोखिम को बढ़ा रहे हैं ना? बिल्कुल। इसीलिए ये कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि ये सिर्फ प्राकृतिक आपदाएं थीं। इनमें मानव निर्मित भेद्यता मतलब ह्यूमन इंड्यूस्ड वर्नरेबिलिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व शामिल है। ये अच्छी बात है कि बचाव कार्य तेजी से हुए। हाँ, वो तो है। लेकिन नुकसान का जो पैमाना हमने देखा वो भविष्य की तैयारियों पर, नीतियों पर और खासकर पहाड़ों में विकास के मॉडल पर गंभीर सवाल खड़े करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सब जानने के बाद जाहिर है एक बड़ा सवाल मन में उठता है जिस पर शायद हम सबको और गहराई से सोचने की जरूरत है। हाँ, और वो बुनियादी सवाल यही है कि उत्तराखंड जैसे बेहद नाजुक पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र में विकास की जो हमारी आकांक्षाएं हैं और आपदा का जो ये बढ़ता हुआ जोखिम है, इनके बीच सही संतुलन आखिर कैसे स्थापित किया जाए? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या हमारे मौजूदा निर्माण नियम, भूमि उपयोग की नीतियां, पर्यावरण संबंधी सुरक्षा उपाय, क्या ये सब
जलवायु परिवर्तन के इस दौर में बढ़ती चरम मौसमी घटनाओं का सामना करने के लिए काफी हैं? या हमें मतलब केवल तात्कालिक राहत और बचाव से आगे बढ़कर प्रकृति के साथ तालमेल बैठाने वाली दीर्घकालिक अनुकूलन रणनीतियों पर, लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज पर ज्यादा गंभीरता से विचार करने की जरूरत है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका सही और ईमानदार जवाब खोजना भविष्य में ऐसी त्रासदियों की आवृत्ति और तीव्रता को कम करने के लिए शायद सबसे ज्यादा जरूरी होगा।